तो चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर की हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या वहां तक क्लियर है सभी को? आपको जल्दी से बताइए, अगर एक बार सभी को क्लियर है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक बार। अगर आपको अभी तक जो पढ़ाया गया सभी को अच्छे से क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। है बेटा? चलिए, बिल्कुल पूर्वी दीदी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अब बाकी को जो है, हाँ, खुशी अब है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। हाँ बिल्कुल, क्या स्टार्ट करते हैं? आज का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक कि राउट्स लॉ जो है एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बेटा आपको इनके लिए आपको दो चीज़ें जाननी चाहिए, राउट्स लॉ क्या था और हेनरी लॉ क्या था। मैं आपको बता दूं जरा ध्यान से, एक बार मैं आपको ओरली बता दूं कि राउट्स लॉ क्या था और हेनरी लॉ क्या था, फिर आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। राउट्स लॉ कहता था कि अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन, बोलो हाँ है ना, और इस सॉल्यूशन में दो पार्टिकल है, ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर ए के पार्टिकल हैं और किसके हैं, बी के पार्टिकल, ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल। कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन है जो ए और बी से मिलकर बना है, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको एक डब्बे में रखते हैं तो क्या ये वेपर बनाता है? क्या बनाता है? वेपर। तो वेपर किसकी बनेगी? ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल बनेगी। इस सॉल्यूशन के अंदर इसे बोलते हैं लिक्विड फेस, और ऊपर वाले को बेटा क्या बोलते हैं, वेपर फेस की, यहाँ वेपर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इस लिक्विड फेस के अंदर ए का अमाउंट कितना है, एक्स ए, और बी का अमाउंट कितना है, एक्स बी। अब बेटा होगा क्या कि ए के, जब लिक्विड ए के पार्टिकल क्या बनाएंगे, वेपर, लिक्विड बी के पार्टिकल भी क्या बनाएंगे, वेपर। तो वेपर बनेगी तो उस वेपर में ए का प्रेशर कितना है, पी ए, बी का प्रेशर कितना है, पी बी। क्या ये आप निकाल सकते हो, ए का प्रेशर कितना, बी का प्रेशर, बोलो हाँ है ना। तो राउट्स लॉ ने कहा था कि आपको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे हमें ए का वेपर प्रेशर निकालना हो तो ए का प्रेशर डायरेक्टली पूछना होगा कि ए का कितना अमाउंट है सॉल्यूशन में, ए का कितना अमाउंट है सॉल्यूशन में, एक्स से, तो ए का उतना ही प्रेशर होगा जितना उसका अमाउंट है। अब बेटा जब प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट आता है पी नॉट ए। कोई बता सकता है ये पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ये तब है, ये भी ए का वेपर ही प्रेशर है, पर ये कब है प्रेशर, जब ए अपनी जिंदगी में अकेला था, तनहा था, बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? और ये वाला ये भी ए का वेपर प्रेशर है, ये ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर है। कहने का मतलब है जब ए को बी के साथ मिला दिया गया तब ए का कितना है वेपर प्रेशर, पी ए। और पी नॉट ए क्या है, जब ए अपनी जिंदगी में टोटली अकेला था, बिल्कुल सिंगल, बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही बी का प्रेशर क्या होता है, बी का प्रेशर भी उतना ही डिपेंड करेगा जितना बी का अमाउंट होगा। प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, पी नॉट बी। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? क्या इतनी बात समझ में आई? ये पी ए पी बी है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन, बोलो हाँ है ना। अच्छा बेटा, और ये वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये जो वेपर के ए के पार्टिकल कितने तेजी से लिक्विड के सरफेस पर टकरा रहे हैं। हेनरी लॉ क्या कहता था? अब हेनरी लॉ की बात याद कर लें। हेनरी बाबा कहते थे कि मान लो बेटा, मान लो ये कोई लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर है गैस के पार्टिकल, क्या है, गैस के पार्टिकल। अब ये जो गैस है, क्या है बेटा, गैस है, ये मान लो इस गैस का नाम हम ए दे दे रहे हैं, क्या नाम दे दे रहे हैं, ए नाम दे दे रहे हैं। ए क्या है, गैस है, बोलो हाँ है ना। तो हेनरी बाबा कहते थे ये जो गैस है, अब वो लिक्विड में कितनी घुलेगी, वो कहते थे कि ये गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस में जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जितनी तेजी से टकराएंगे, उतनी जल्दी घुल जाएंगे। मान लो ये जो गैस के पार्टिकल हैं, मान लो ये जो गैस के पार्टिकल हैं, इनका प्रेशर बताओ बेटा कितना है, पी ए है। फिर से सुनो, ये जो गैस के पार्टिकल हैं, ये जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, पी ए, बोलो हाँ है ना।
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सॉल्युबिलिटी के। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा, बेटा फिर से सुनना, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना प्रेशर लगाया जाएगा। जो गैस लिक्विड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाती है वो गैस ज़्यादा घुलती है। और सॉल्युबिलिटी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा था किससे? एक्स से। तो बेटा मान लो ये जो गैस के पार्टिकल हैं लिक्विड के ऊपर टकराए और टकराए घुल गए किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। और इसके अंदर गैस का अमाउंट है एक्स ए। बोलो हाँ है ना? तो देखो लगभग दोनों सेम ही है। ये बताओ पी ए क्या है? जो गैस के पार्टिकल लिक्विड के ऊपर क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। एक्स ए क्या है? गैस का अमाउंट जो लिक्विड में घुल गया है। बताओ प्रिपोर्शनल का साइन हटाते थे यहाँ पे क्या आ जाता था? के एच आ जाता था। बोलो हाँ है ना? अरे आता था नहीं आता था? तो ये बेटा राउट्स लॉ है और ये हेनरी लॉ है। इन दोनों में बताओ क्या है बेटा? लगभग सेम है। यहाँ भी गैस के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ वेपर के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड के ऊपर। यहाँ एक्स से क्या है? गैस का अमाउंट सॉल्यूशन में, यहाँ ए का अमाउंट सॉल्यूशन में एक्स है। बोलो हाँ है ना? यहाँ बस पी नॉट ए है और यहाँ के एच है। इतनी बात समझ में आई सभी को? अब वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कह सकें कि हेनरी लॉ और राउट्स लॉ एक ही हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर पी नॉट ए और के एच यही दोनों तो अलग अलग है, नहीं तो पूरा लॉ तो सेम ही दिख रहा, फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते रहा करो। देखो अगर आ जाए तो बोला करो, ना आ जाए तो बिल्कुल बर्राटेदार बेहतरीन तरीके से ना बोल दिया करो, कोई दिक्कत ना है। तो बेटा इन दोनों के फॉर्मूले में बस पी नॉट ए और यहाँ पे के एच है। तो अगर हम बात करें बेटा, अगर हम क्या बात करें? बताओ क्या बात करें? अगर हम बात करें बेटा पी नॉट ए की, अगर पी नॉट ए और के एच की वैल्यू बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो हेनरी लॉ और राउट्स लॉ एक ही जैसा हो जाएगा। बोलो हाँ ना? अरे बोलो, अगर पी नॉट ए और क्या बेटा? बहुत ही बेहतरीन। चलो देखो वही लिखा है। एक मिनट बेटा, मेरे ख्याल से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हाँ नहीं, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ, नहीं तो पता चले जो है कहानी डल हो जाएगी। चार्जिंग पे लगाना बहुत ज़रूरी है। एक मिनट में चल, बहुत ही आसान है, बहुत ही का है आसान। एक पर चार्जिंग पे भी लग जाए तो और भी आसान। आज हम तुम्हें एक बेहतरीन सी कहानी सुनाएंगे, बेहतरीन सी। क्या तो कहानी में क्या रखा है, दुनिया में भी क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है, हर कहानी में भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है। चलो आ जाओ, आ जाओ स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मिल के पढ़ते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो वेपर प्रेशर है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो कितना होता है? ये पी आई, आई मान रहे हैं, मतलब आई कोई कंपोनेंट है, उसका प्रेशर कितना होगा? एक्स आई इंटू पी आई नॉट। कह रहे इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, एक सॉल्यूशन है जिसमें गैस लिक्विड में डूबी हुई है, मतलब घुली हुई है। तो कह रहे हैं अगर वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, तो अच्छी बात बताओ, वन ऑफ द कंपोनेंट सो वोलेटाइल इट एग्जिस्ट एज अ गैस। कह रहे हैं कि मान लो कि जो गैस है वो एक वोलेटाइल कंपोनेंट है जो उसके अंदर घुला हुआ है, ये कह रहे हैं। मतलब हेनरी लॉ ने क्या कहा था बताओ? हेनरी लॉ ने कहा था कि गैस के पार्टिकल घुले होते हैं, तो ये गैस को एक वोलेटाइल कंपोनेंट मान रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं वो किसके फॉर्म में रहती है? गैस के फॉर्म में। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो बिल्कुल। वी हैव ऑलरेडी सीन डैट द सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाई सॉल्युबिलिटी, मतलब हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर के एच इंटू एक्स। तो ये है राउट्स लॉ और ये हेनरी लॉ। इफ बी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो इट कैन बी सीन डैट, मतलब हम देख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किसका है? वोलेटाइल कंपोनेंट का। यहाँ पे बताओ पी आई क्या है? ये पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का, और यहाँ जो हेनरी लॉ में पी है वो पार्शियल प्रेशर है गैस का, और हम गैस को क्या मान लें? वोलेटाइल कंपोनेंट। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखें कि जो पार्शियल प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट का या गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मूल फ्रैक्शन का। यहाँ जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मूल फ्रैक्शन के, और यहाँ जो पार्शियल प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट का, वोलेटाइल का मतलब बेटा ये होता है जो आसानी से वेपर बना ले। देवांशु भैया, वोलेटाइल का मतलब होता है जो ईजिली वेपर बना ले, ठीक है? हाँ। तो कह रहे हैं कि दोनों केस में
राउल्स लॉ के केस में पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है, और हेनरी लॉ के केस में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है। ये कह रहे ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच डिफर फ्रॉम पी वन नॉट, सिर्फ जो दोनों में डिफरेंस है वो है इसमें पी वन नॉट और इसमें है के एच। तो कह रहे हैं कि राउल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, राउल्स लॉ हेनरी लॉ की तरह बिहेव करने लगेगा अगर के एच की वैल्यू कितनी हो जाए, पी वन नॉट के बराबर। बोलो हाँ, यही तो बोला था। राउल्स लॉ भी हेनरी लॉ की तरह बिहेव करने लगेगा अगर के एच की और पी आई नॉट की वैल्यू सेम हो जाए। अब बात आती है सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि वो कंडीशन बताओ कि राउल्स लॉ किस कंडीशन पे हेनरी लॉ की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत इजी कंडीशन है, अगर पी आई नॉट और के एच की वैल्यू सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो राउल्स लॉ ही हेनरी लॉ की तरफ बिहेव करने लगे गया। बोलो हाँ ना, राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ। अरे आ गया सभी को, जोरदार तरीके से हाँ बोलो अगर सभी को आ गया। बोलो आ गया बेटा, टाइम मत लगाया करो। बिल्कुल, रुद्राक्ष भैया कह रहे हैं आ गया, दिव्या दीदी भी कह रही हैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पूर्वी दीदी भी कह रही हैं आ गया। चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्या डिस्कस किया था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दो लिक्विड को हमने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया था। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड को मिलाएंगे लिक्विड में, एक सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन का, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया हुआ है। तो देखिए जरा ध्यान से, एनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, एक अलग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जिसमें सॉलिड लिक्विड में घुला हुआ है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, इनको पानी मिला दे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड लिक्विड का ही होगा। आयोडीन, सल्फर, इनको भी कार्बन डाइसल्फाइड मिला दें तो भी यही सॉल्यूशन बनेगा। तो कहते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल अलग होती है प्योर सॉल्वेंट से। कहने का मतलब है, पानी के बड़ा ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं जैसे पानी है, पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर हम पानी में शक्कर मिला दें तो शरबत बन जाएगा, और शरबत एक सॉल्यूशन है, शरबत की फिजिकल प्रॉपर्टी पानी से अलग होगी। बोलो हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की है वो सॉल्वेंट से अलग होगी। मतलब जो सॉल्वेंट अकेला था तब अलग होगी, जब उसमें हम सॉल्यूट मिला देंगे तब फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी अलग होगी। बोलो हाँ या ना। चलो बेहतरीन। अच्छा, तुम लोग में हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, वी हैव लर्न इन यूनिट 5 इन क्लास 11, हम लोगों ने क्लास 11 में वेपर प्रेशर पढ़ा था। तुम लोग तो टॉपर हो 11th के, तो तुमने तो सभी पढ़ा होगा और तुम्हें याद भी होगा। चलो, तो क्या पढ़ा है, डेट लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर। यानी क्या बोल गए सर, बिल्कुल पल्ले पला नहीं। अब सुनो मेरी बात, हम ध्यान से कह रहे हैं, वही कह रहे हैं लिक्विड का हर टेम्परेचर पे एक वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का हर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तभी वेपर बनती है। आप अपने रूम में गिलास को रख दो प्लेट से ढक के, आप देखना प्लेट के ऊपर गील मतलब ड्रॉप्स आ जाएंगे, इसका मतलब रूम टेम्परेचर भी वेपर बनती है। कहने का मतलब वेपर हर टेम्परेचर पे बनती है, माइनस नहीं होना चाहिए बस। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो, कहने का मतलब हर टेम्परेचर पे वेपर बनती है एक्सेप्ट 0 केल्विन पे। बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब बेटा ये है कि सारे टेम्परेचर पे वेपर बन रही है। तो इसका मतलब सर कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब हर टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर का अमाउंट बनेगा। बिल्कुल, अब ध्यान से सुनना, हमने ये प्योर सॉल्वेंट रख दिया, क्या कर दिया, रख दिया जी। यहाँ मान लो प्योर सॉल्वेंट का मान लो पानी भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, पानी, और इस डब्बे को बंद कर दिया। तो बेटा जब रख देंगे तो ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं ये क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। बोलो हाँ ना, अरे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वेपर। और ये वेपर के पार्टिकल बनते हैं और फिर टकरा जाते हैं, फिर लिक्विड में चले जाते हैं और फिर ये वेपर बन जाते हैं। बोलो हाँ ना। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, क्या कि जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो वेपर बना रहे हैं, और जो वेपर के पार्टिकल बन जाते हैं उनमें से कुछ पार्टिकल टकरा के फिर वापस आ जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है घर के लोग
मान लो बाहर भी घूमने चले जाते हैं, उनमें से कुछ लोग बाहर से अंदर भी आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। बोलो हाँ है ना? अरे आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं है कि लिक्विड हमेशा वेपर बनाता है। अगर ऐसा होता तो ग्लास एकदम खाली हो जाता, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है लिक्विड के पार्टिकल भी वेपर बना रहे, और जो वेपर बनती है वो टकरा के लिक्विड के सरफेस पे टकरा के फिर से लिक्विड बन जाते हैं। बोलो हाँ है ना? तो प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलती है। सर एक बात बताओ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल वेपर भी बना रहे हैं और वेपर फिर से लिक्विड बन जाएगी? ऐसे तो वेपर कभी बन ही नहीं पाएगी। क्या भाई बन रहे? स्पीड दोनों की अलग अलग होती है। स्टार्टिंग में वेपर बनने की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा। बोलो हाँ है ना? मान लो 10 पार्टिकल ने वेपर बनाया, उनमें से 2 वापस आ गए, पर 8 तो रह ही गए ना बाहर। 10 लोग घर से बाहर गए, उनमें से 2 घर में वापस आ गए, पर 8 लोग तो बाहर ही हैं। बोलो हाँ है ना? तो ऐसे मान लो हम तुम्हें घर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो घर से बहुत ही ध्यान से ऐसे लोग अंदर जा रहे बाहर जा रहे। पहले कितने लोग गए? 10 लोग बाहर गए, उनमें से 2 वापस आ गए। बाहर बताओ कितने बचे? जल्दी बताओ कितने बचे? 8 बचे। बिल्कुल। ऐसे ही फिर लोग जाते रहे। फिर मान लो गए, मान लो बाहर 20 लोग इकट्ठे हो गए। बोलो हाँ है ना? ऐसी जाने आने से फिर एक समय आया, 20 लोग इकट्ठे होने के बाद हुआ क्या कि अब जितने लोग बाहर जाएंगे उतनी अंदर आ जाएंगे। मतलब बाहर 20 लोग इकट्ठे हो गए, फिर अंदर से 2 लोग बाहर गए और 2 अंदर आ गए, फिर अंदर से 10 लोग बाहर गए, 10 अंदर आ गए। तो अब बताओ, क्या अब बाहर लोग बढ़ रहे हैं? क्या बताओ, अब बाहर लोग बढ़ेंगे क्या? देखो स्टार्टिंग में क्या थे, लोग ज्यादा जा रहे थे, आ कम रहे थे, पर एक समय ऐसा आएगा कि जितने जाएंगे उतने ही वापस आ जाएंगे। उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ है ना? तो एक बात बताओ, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस समय क्या चीज कांस्टेंट हो जाती है? जल्दी बताओ, इक्विलिब्रियम में क्या चीज कांस्टेंट हो रही है? बताओ तुम ही लोग बताओ, इक्विलिब्रियम आने पर कौन सी चीज कांस्टेंट हो गई? पार्टिकल का वेपर बनाना बंद नहीं होगा, पर तो हमने क्या बोला, बाहर के जो लोगों की संख्या जो खड़े हैं उनकी संख्या कांस्टेंट हो जाएगी, अब चेंज नहीं होगी। अगर बाहर 20 लोग खड़े हैं तो अब 20 ही खड़े रहेंगे। अब अंदर से 10 गए, 10 अंदर आ गए, अब मतलब बोलो हाँ है ना? अरे बाहर से समझ लो, हॉल वाला कैसे, मतलब कुछ भी समझ लो बेटा, अरे कुछ भी समझ लो बेटा। जे हॉल, जे दरवाजा है, जे हॉल है, मान लो जे सीटें हैं, जहाँ में जे कितनी हैं सीटें, कितनी सीटें हैं? जे 3 3 6 9 10 3 12 सीटें हैं, 15 सीटें हैं। बोलो हाँ है ना? तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लो बेटा बाहर से लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, बोलो ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक समय ये आएगा कि सारी सीटें भर जाएंगी, सारी सीटें भर गई मान लो, बोलो हाँ है ना? भर गई, सारी सीटें भर गई। फिर क्या है, अब मान लो बाहर से कोई आया अंदर, 10 लोग अंदर आए। अब 10 लोग अंदर आए, अब जगह ही नहीं बची, तो 10 लोग क्या चले जाएंगे? बाहर। अब ये जो 10 लोग बाहर जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो ही हैं जो आए। अब ये 10 लोग मान लो अंदर आए, इनने 10 लोगों को हटा दिया अपनी जगह से और बैठ गए उनकी जगह से, तो 10 लोग बाहर चले जाएंगे। बोलो हाँ है ना? कहने का मतलब है कि अब हॉल भरने के बाद अब नंबर ऑफ लोग उसके अंदर 15 ही रहेंगे, अब बढ़ेंगे नहीं। अब बाहर से कितने भी लोग आए, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पर अब लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही होता है बेटा वेपर बनने में। तो स्टार्टिंग में वेपर बनती है, एक समय ऐसा आता है कि वेपर का बनना बंद नहीं हो जाता, वेपर के पार्टिकल का बढ़ना बंद हो जाता है। बोलो है ना? अरे बोलो। हाँ, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर के पार्टिकल होते हैं, वेपर के पार्टिकल ये लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाते हैं, जितना भी प्रेशर, इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो यही लिखा है कि एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। तो जो प्रेशर लगाते हैं वेपर के पार्टिकल, कहाँ लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? ओवर द लिक्विड फेस। तो जो वेपर के पार्टिकल लिक्विड के फेस के ऊपर वेपर प्रेशर लगाते हैं, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बात समझ में आई बेटा? बताओ, अगर आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर नापना है तो 2 चीज़ें फिक्स करनी होगी। बताओ क्या? एक तो टेम्परेचर आपको फिक्स करना होगा और इंतजार करना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन का। बोलो हाँ है ना? बोलो। जैसे ये दोनों कंडीशन हो जाए, इन दोनों कंडीशन पे, बोलो हाँ है ना? इन दोनों कंडीशन पे, बिल्कुल। बताओ इन दोनों कंडीशन पे क्या होगा? इन दोनों कंडीशन होने के बाद ही आप चेक करते हैं कि वेपर के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। चलो
तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को आगे जल्दी बताओ। चलो आ जाओ बेटा, अगली लाइन। अब लिखा है इन अ प्योर लिक्विड, एक प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, ठीक है। द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड डब्बे में अकेला है तो सरफेस पे उसी के मॉलिक्यूल होंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर घर में कोई अकेला है तो वही रहेगा, और कोई रहेगा क्या? अगर घर में मतलब इस डब्बे में से पानी है तो पानी के सरफेस में से पानी के पार्टिकल ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन, अगर हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर नहीं बनाता, मिला दिया, तो बेटा बताओ क्या होगा? अब इसके सरफेस में दोनों के पार्टिकल होंगे, नॉन वोलेटाइल के भी और लिक्विड के भी। तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोनली फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन। बेटा ध्यान से सुनना, अब हमने क्या कर दिया, पहले लिक्विड अकेला, सॉल्वेंट अकेला था, अब हमने सॉल्यूट मिला दिया, तो अब सरफेस में किसके पार्टिकल हैं बताओ? सॉल्यूट के भी हैं और सॉल्वेंट के भी हैं, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। बोलो हाँ है ना? बोलो, दोनों के पार्टिकल हैं। तो बेटा बताओ, अब सॉल्वेंट देखो, ये जो सॉल्यूट के हरे पार्टिकल हैं ये तो वेपर बनाएंगे नहीं, ये तो वेपर बनाएंगे ही नहीं, तो इतनी जगह से तो वेपर बनने से नहीं, वेपर बनेगी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। बोलो हाँ है ना? तो अब बताओ सिर्फ किसके पार्टिकल वेपर बनाएंगे? सॉल्वेंट के। तो अच्छा बताओ, पहले ज़्यादा वेपर बना रहे थे या अब ज़्यादा वेपर बनाएंगे? जल्दी बताओ। पहले ज़्यादा वेपर बन रही थी कि अब बनेगी? जल्दी बताओ। अरे भैया हम कह रहे हैं कि पहले ज़्यादा वेपर बनेगी कि अब बनेगी? हाँ बताओ। बिल्कुल पहले ज़्यादा वेपर बनेगी। काहे? जब वो अकेला था तो सरफेस पे पार्टिकल क्या थे? ज़्यादा थे। अब उसकी ज़िंदगी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया, तो अब नॉर्मल सी बात है। तो ऐसी ऐसी असल ज़िंदगी में भी होता है, जब इंसान सिंगल होता है तो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है, ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और जब वो उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आ जाए जो नॉन वोलेटाइल है तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देता है, उसकी एबिलिटी को ख़त्म कर देता है, मतलब जितनी क्षमता पहले थी उसकी अब ख़त्म हो जाएगी। तो सिंगल रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्लियर है बेटा? आया कि नहीं आया? अकेले रहेगा तो बेहतरीन तरीके से पूरे खुद का साम्राज्य था उसका, बेहतरीन पेपर बना रहा था। अब खुद दिमाग में उसके जगह इसने भी घेर ली, कर ले ना बनाओ पेपर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन में सिर्फ वेपर कौन बना रहा है? सॉल्वेंट बना रहा। तो कह रहे हैं जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोनली फ्रॉम द सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। बोलो हाँ है ना? This vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent. कहने का मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। अब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है पहले जितना था उससे क्या होगा? कम होगा सेम टेम्परेचर पे। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी हैं। देयर बाई द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाई द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस। तो जो सरफेस पे हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल घेरे हुए थे, उनकी संख्या क्या होगी? कम हो गई अब। तो कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस। इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर बनाने जा रहे थे उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? क्या बात समझ में आई? जब सॉल्वेंट अपनी ज़िंदगी में अकेला था तो पूरे सरफेस पे वही उसी के पार्टिकल बैठे थे, सब मिल के वेपर बना रहे थे। जैसे ही उसकी ज़िंदगी में सॉल्यूट आ गया, कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल, जो नाले खुद वेपर नहीं बनाता, उसके सरफेस में जगह घेर ली। तो अब क्या हो गया? अब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था पहले से कम हो गया, काहे कि उसके पार्टिकल सरफेस पे क्या हैं? कम हो गए। अब तो वेपर भी कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा? The decrease in the vapor pressure of solvent depend on the quantity of non-volatile solute present in the solution. कितना वेपर प्रेशर घटेगा? जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया है। ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे। हरे पार्टिकल जो हैं किसके हैं? नॉन वोलेटाइल के। ज़्यादा सरफेस पे आ जाएंगे तो और ज़्यादा वेपर प्रेशर घट जाएगा। बोलो हाँ है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, उसका नेचर कैसा है ये फ़र्क पड़ता नहीं। एग्जाम्पल, जैसे पानी है, पानी का मान लो 25 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर है, 1 atm मान लिया, 1 atm है।
हमने उसमें मिला दी शक्कर, शक्कर के आने से पानी का वेपर प्रेशर मान लो हो गया 0.5 ATM, कम हो गया कि नहीं आ गया। और ज़्यादा शक्कर मिला दी तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज। कह रहे हैं कि अगर 1 मोल ऑफ सुक्रोज हम पानी में मिला देते हैं, कितने, 1 किलोग्राम पानी में, इन देखो हम बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन सुक्रोज, इन सुक्रोज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन यूरिया, इन यूरिया सेम होगा। अगर हम सुक्रोज के 1 मोल मिला रहे या यूरिया के 1 मोल मिला रहे, दोनों के मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम कम होगा। मतलब क्वांटिटी दोनों की सेम मिला रहे ना, इसलिए दोनों वेपर प्रेशर क्या हुआ, सेम कम हुआ। बोलो हाँ है ना। मतलब पानी में आप चाहे 1 मोल शुगर मिलाओ, चाहे 1 मोल यूरिया मिलाओ, चाहे 1 मोल एथिलीन ग्लाइकोल मिलाओ, पानी में जो अगर अमाउंट सेम मिला रहे हो तो जो वेपर प्रेशर घटेगा सब में सेम घटेगा। बोलो हाँ है ना। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या मिला रहे हो। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अरे आ गया। राउल्ट्स लॉ का जनरल फॉर्म ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ ने तो यही बताया था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर। बोलो हाँ है ना। हाँ, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता कि हाँ। जैसे देवांशु भैया है, अब देवांशु भैया की ज़िंदगी में कोई भी आए, इनकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। बिल्कुल कोई भी आए, हम तो कह रहे हैं इसकी ज़िंदगी में जानवर आ जाए, मौड़ी आ जाए, या कोई भी आ जाए, मतलब इसकी ज़िंदगी में उतना ही प्रभाव पड़ेगा। आ गया, दोस्त आ जाए मान लो कोई, बोलो, तो इसकी ज़िंदगी में उतना ही प्रभाव पड़ेगा। पहले मान लो देवांशु की ज़िंदगी में कुत्ता आया, मान लो कुत्ते के आने से क्या हुआ, एक कुत्ता आया, तो एक कुत्ते के आने से क्या हुआ, इसकी ज़िंदगी के जो मार्क्स हैं वो कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए एग्ज़ाम में। अब एक कोई दोस्त आया इसकी ज़िंदगी में, तो उसके आने से भी इसकी ज़िंदगी में कितने हो गए, 10 नंबर कम हो गए। तो इसकी ज़िंदगी में कुत्ता आए, इंसान आए, दोनों के आने से बेटा क्या है, हाँ बताओ क्या है, हाँ क्या है, जो इसका पढ़ने की क्षमता है वो दोनों मार्क्स जो हैं वो दोनों ही केसेस में कम हुए। बोलो हाँ है ना। अरे आ गया। चलिए, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाई 1। सॉल्वेंट को 1 मान रहे हैं और सॉल्यूट को 2 मान के चल रहे हैं, इस बात को याद रखना। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये वेपर ही नहीं बनाएगा, तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेपर फेज। तो वेपर सिर्फ कौन बनाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो वेपर फेज में कौन मौजूद रहेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेंगे। चलो, लेट P1 जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। कहने का मतलब बेटा ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, इसके अंदर जो 1 के पार्टिकल भी हैं, 2 के भी हैं, 1 के भी हैं, 2 के, 1 के भी हैं, 2 के भी हैं। बोलो हाँ है ना। 1 के पार्टिकल को ये क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं, और 2 के पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। बेटा वो तो आप वेपर कौन से पार्टिकल बनाएंगे, नॉर्मल सी बात है, 1 के पार्टिकल ही वेपर बनाएंगे। काहे बनाएंगे बताओ, काहे कि वो वॉलेटाइल है। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, 2 के पार्टिकल वेपर बनाएंगे नहीं। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि 1 के पार्टिकल जो वेपर बनाएंगे उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P1, वेपर प्रेशर ऑफ 1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उतना ही होगा जितना उसका अमाउंट होगा सॉल्यूशन में। कितना अमाउंट है, x1। प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट P1 नॉट x1। वही देखो उन्होंने लिखा है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रपोर्शनल का साइन हटाया तो P1 नॉट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ये जो प्रपोर्शनल से कांस्टेंट आया कौन सा, P1 नॉट, ये किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर, तो वो लिख दिया। आ गया कि नहीं आ गया? एक प्लॉट खींचा, मतलब इसके और इसके बीच में प्लॉट खींचा, P1 के बीच में और x1 के बीच में। तो खींच सकते हो बेटा, बहुत आसान है। कैसे खींच सकते हो, देखो जब भी देखो किसके बीच में प्लॉट खींच रहे, P1 वर्सेस x1। कैसे खींचोगे, y बराबर mx प्लस c से आप इसको ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे, y बताओ आपका, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, एक मिनट को जो देखें, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो हम यहाँ दिखा दे रहे, देखो यहाँ बना दे रहे। मान लो y किसे माना हमने, P1 को, और x किसे माना है, x माना है x1 को यहाँ पे,
और m हमारा कौन है, P1 नॉट। c की वैल्यू क्या है, 0, मतलब ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। m की वैल्यू क्या है, P1 नॉट, तो पॉजिटिव होगा। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो यही ग्राफ बना है। कितने लोगों को आ गया बताओ? अपर्णा को आ गया, बेहतरीन। और किसको आ गया? आ गया। कसम से गुर्दे ही छिल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। हाँ काहे भैया? आज आगे पढ़ना है यहीं तक पढ़ना, बताओ। जल्दी बताओ। अरे एक तो रिप्लाई तुम लोग इसमें पता नहीं क्यों लेट रिप्लाई देते हो, इसीलिए तो इसमें क्लास लेते हैं। नहीं तो फिर यूट्यूब पे ही क्लास ना ले अगर तुम लोग इतना लेट रिप्लाई आता है। चलो चलो बेटा, अब पढ़ते हैं हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो है उनको दो पार्ट में क्लास। अब देखो हम लोग सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करेंगे, अब हम सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की सिर्फ, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया गया दो पार्ट में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ, ठीक है बेटा? तो पहला है आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल सॉल्यूशन? अच्छा जी, क्या होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करें, मतलब ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कुछ भी कंसंट्रेशन हो, कुछ भी अमाउंट हो, हर कंडीशन पे राउट्स लॉ को फॉलो करें, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है प्योर कंपोनेंट की वो जीरो होती है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहती है, जीरो, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। जैसे मान लो एक जी लिक्विड 1 है, क्या है लिक्विड 1, जो दूसरा लिक्विड है लिक्विड 2, बोलो हाँ है ना? अच्छा, लिक्विड के अंदर पार्टिकल होते हैं और पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स। फोर्स है तो एनर्जी भी होगी। मान लो इसकी जो एंथैल्पी है वो H1 है, कितनी है, H1 है। इसकी कितनी है, H2 है। बोलो हाँ है ना? बेहतरीन, बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे मान लो इसकी एनर्जी मान लो, एनर्जी मान लो इसकी कितनी एनर्जी है, 10 जूल। इसके पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी है वो कितनी है, 20 जूल है। बोलो हाँ है ना? अब हमने इन दोनों को मिला दिया, एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है इनके बीच की एनर्जी है मतलब कितनी, 30 जूल। तो बताओ पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, 30 जूल। अभी भी टोटल एनर्जी कितनी है, 30 जूल। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया, बताओ चेंज इन एनर्जी कितना आया? मतलब कुछ नहीं आया, जितनी एनर्जी पहली थी उतनी एनर्जी क्या है, बाद में भी है। तो चेंज इन एनर्जी क्या है, जीरो है। तो एनर्जी का मतलब यहाँ पे एंथैल्पी से है, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, जीरो। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मान लो पहले लिक्विड 1 के पार्टिकल 2 लीटर वॉल्यूम घेर रहे थे और ये मान लो घेर रहे थे 4 लीटर, तो पहले टोटल वॉल्यूम कितना था, 6 लीटर। और दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया 6 लीटर। तो पहले फाइनल वॉल्यूम कितना था, 6 लीटर, बाद में भी 6 लीटर। तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज आता नहीं है। मतलब जब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो एनर्जी में चेंज आता है और ना ही वॉल्यूम में चेंज आता है। बोलो हाँ है ना? अपने आप बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका मतलब है कि ना तो आइडियल सॉल्यूशन को बनाने के लिए ना तो हमें हीट देनी पड़ती है और ना ही हीट निकलती है। मतलब जब हमने दो लिक्विड को मिलाया होगा तो मिलाने के लिए वो अपने मतलब मिला दिया और सॉल्यूशन बन जाते हैं। वहाँ ना तो आपको हीट देनी पड़ी और ना हीट हाँ निकली। बोलो हाँ है ना? अच्छा सर, हमें पता कैसे चलता है हीट एब्जॉर्ब होती? हीट एब्जॉर्ब में डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अगर किसी की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो समझ लो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने हीट दी है। अगर एवॉल्व हो रही है मतलब हीट निकल रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। बोलो हाँ है ना? अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव और निकल रही है तो नेगेटिव। बोलो हाँ है ना? चलो, ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट। मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो उतना ही होगा जितना स्टार्टिंग में दोनों लिक्विड के वॉल्यूम को ऐड करने पर आ रहा है। बोलो हाँ है ना?
तो मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं। आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग टू कंपोनेंट ए एंड बी। मतलब बिल्कुल अंदर वाले लेवल के अगर हम जाते हैं बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो अगर हम मान लें कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए से और बी से। यहाँ तक समझ में आया? पहले जल्दी बताओ सभी को। अरे आ गया कि नहीं आ गया? चलिए पढ़ते हैं। तो इन प्योर कंपोनेंट, एक हमारे पास प्योर कंपोनेंट है। प्योर कंपोनेंट मतलब ए। तो द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इंटरेक्शन विल बी द टाइप ऑफ ए एंड बी बी। मतलब जब डब्बे में ए अकेला था तो उनके बीच में जो फोर्स था वो ए था, और एक डब्बे में बी था, बी लिक्विड, तो उसके बीच में जो फोर्स था वो बी था। वेयर इज इन द बाइनरी सॉल्यूशन एडिशन टू इंटरेक्शन। कहने का मतलब है जब हमने ए और बी को दोनों को मिला दिया तो इनका बॉन्ड टूट जाएगा, इनका बॉन्ड टूट जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा ए बी। बोलो हाँ है ना? ये क्या है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर कौन से टाइप का फोर्स होगा? ए और बी के बीच में। तो वही बोल रहे हैं, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। कब? जब सॉल्यूशन बनेगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर, मतलब कह रहे हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है और इनके बीच में अट्रैक्शन है वो अगर सेम है, देखो इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में? ए बी इक्वल होगा किसके बीच में? ए बी के बीच में, तो ही आइडियल सॉल्यूशन बनता है। मतलब जितना ए में फोर्स होगा उतना ही फोर्स बी में होना चाहिए, और जब सॉल्यूशन बना उतना ही फोर्स सॉल्यूशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है, पर परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन दुनिया में बहुत रेयर है। दुनिया में कोई आइडियल चीज़ होती ही नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा सुना है कि बिल्कुल मतलब ऐसा कोई इंसान जो बिल्कुल आइडियल हो, मतलब बेहतरीन मानव हो, एक तरीके से इंसान हो, मतलब उसके अंदर इंसानों के सारे गुण हों, ऐसा तो दुनिया हमें नहीं तो नहीं लगता कोई पाया जाता है जिसमें इंसान के सारे गुण हों। है क्या? कोई नहीं है। हाँ, थोड़े हम लोग इंसान इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के अंदर इंसान के थोड़े बहुत गुण हैं, इसलिए हम लोग को इंसान कह दिया जाता है। ठीक है, पर परफेक्ट इंसान होते ही नहीं दुनिया में। एग्जिस्ट परफेक्ट चीज़ कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और अगर कोई अपने आप को परफेक्ट बोल रहा है तो पागल है वो। बोलो हाँ है ना? चलो, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। नो वन इज़ परफेक्ट, एवरीवन ट्राई टू बी अ परफेक्ट। हर इंसान कोशिश करता है परफेक्ट तक पहुंचने की, पर कभी नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी कुछ सॉल्यूशन नियरली आइडियल बिहेवियर, मतलब वो आइडियल नहीं है पर आइडियल जैसे थोड़ा आइडियल तक हो जाते हैं। जैसे मतलब अगर हम बोलें कि हम सभी क्या है? इंसान है। हम सभी क्या है? इंसान है। पर हम सभी में भी कोई एक ऐसा होगा जिसके अंदर इंसान के सबसे ज़्यादा करेक्टर होंगे, 100% तो नहीं होंगे, तो उसको हम कह सकते हैं परफेक्ट, नियरली भी टू बी अ परफेक्ट। बोलो हाँ है ना? जैसे एन हेक्सिन और एन हेप्टिन का मिक्सचर, ब्रोमोइथेन और क्लोरीथेन का मिक्सचर, और बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना, पेपर में बहुत पूछे भी जाते हैं। बोलो हाँ है ना? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बताओ, आ गया? बहुत बढ़िया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ की बात ही को ना माने, किसी भी कंसंट्रेशन में राउट्स लॉ को फॉलो ना करें, उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। मतलब देखो एक बात सुनो, हम लोग सॉल्यूशन का प्रेशर दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने? या तो कैलकुलेशन से या एक्सपेरिमेंट से। बोलो हाँ है ना? देखो, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप दो तरीके से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन से या एक्सपेरिमेंट से। कैसे बेटा? एक्सपेरिमेंट से। कैलकुलेशन ही क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल तरीके से। बोलो हाँ है ना? और बेटा एक्सपेरिमेंटल। अच्छा एक बात सुनना, अब थ्योरेटिकल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर निकालना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? राउट्स लॉ। तो थ्योरेटिकली अगर वेपर प्रेशर निकालना हो तो हम राउट्स लॉ का यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट का तरीका अलग होता है, बस मान लो एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो कह रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, आप राउट्स लॉ के फॉर्मूले से वेपर प्रेशर निकालो और एक्सपेरिमेंट से निकालो, दोनों का अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग आएगा। मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा एक्सपेरिमेंट से निकल के, वो तो या तो राउट्स लॉ से क्या होगा? ज़्यादा होगा, हाइयर, और लोअर होगा राउट्स लॉ से। बोलो हाँ है ना? आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। और कह रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने जो एक्सपेरिमेंट से निकाला है वो ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है राउट्स लॉ के फॉर्मूले से,
मतलब आपने राउट्स लॉ से निकाला, अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ज़्यादा आ रहा है, किससे, कैलकुलेटेड फॉर्मूले से ज़्यादा आ रहा है, तो बेटा वो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव, ऐसे सॉल्यूशन को बोलें पॉजिटिव डेविएशन। और अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट से निकाला और कम आ रहा है, आपने राउट्स लॉ से निकाला और एक्सपेरिमेंट से निकाला, एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद हमने देखा कि वैल्यू एक्चुअल में कम आ रही है जितनी आपने फॉर्मूले से निकाली, तो ऐसे सॉल्यूशन को नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ। बोलो हाँ ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे द प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर सच सॉल्यूशन। तो ऐसे ही सॉल्यूशन का हम ग्राफ बनाएंगे, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, अब लोग कहते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, कि ऐसा क्यों है कि एक्सपेरिमेंट से वैल्यू कम या ज़्यादा आ रही, तो वही लिखा है द कॉज फॉर दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ अट्रैक्शन। कह रहे हैं ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। कैसे? कह रहे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन है, जो ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं राउट्स लॉ से। अच्छा एक बात बता सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन वालों का, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट्स लॉ से, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है या कम आता है? बताओ, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है या कम आता है? हैं? अरे ज़्यादा आता है कम आता है, क्या आता है? कसम से एक अर्थ तो बिता ही देते हो तुम लोग, ज़्यादा आता है। कौन सा वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है, एक्सपेरिमेंटल वाला या राउट्स लॉ से निकालते हैं वो वाला? जल्दी बताओ कौन सा ज़्यादा आता है, एक्सपेरिमेंट वाला या राउट्स लॉ से जो निकालते हैं वो वाला? बता दो, आराम से बता दो, कोई दिक्कत ना है। बहुत बढ़िया, रुद्राक्ष भैया बोले एक्सपेरिमेंट वाला ही ज़्यादा आता है, बेहतरीन। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो लिखा हुआ है कि जो ए वी अट्रैक्शन है आर बीकर देन दोज बिटवीन ए और बी बी। बेटा जी ए क्या थे, ये एक्चुअली में मान लो सॉल्यूट था, बोलो हाँ है ना, और बी बी क्या था, सॉल्वेंट था, और इन दोनों को जब मिलाया था तो एक नया अट्रैक्शन मिला था ए बी, ये सॉल्यूशन था। कह रहे हैं कि जो ए सॉल्यूशन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है, क्या है, कम। सॉल्यूशन का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो लो है, क्या है, लो। बोलो हाँ ना, इस वजह से। अच्छा लो होने से कैसे आ रहा, ये भी हम बता दे रहे। बेटा एक बात बताओ, देखो लिखा भी होगा, हम क्या ही बताएं। इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में है, ये सॉल्यूट। तो कह रहे हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है सॉल्यूट मतलब ए, सॉल्वेंट मतलब बी, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, वो कमज़ोर होता है, किसके बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच से। और मतलब कहने का मतलब है सॉल्यूट सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। जब वो सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ऐसे सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बिल बी फाइंड इट ईजियर टू एस्केप फ्रॉम देन इन प्योर स्टेट। बिल्कुल सही है। एक बार बताओ, सॉल्यूशन के अंदर इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक है, क्या है, वीक है। तो ये जल्दी टूट जाएंगे, बोलो हाँ ना, ये जल्दी टूट जाएंगे, और जल्दी टूट जाएंगे तो जल्दी क्या बना लेंगे, वेपर बना लेंगे, बोलो हाँ ना। अगर पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वो क्या, ईजिली वेपर बना लेंगे, और जल्दी वेपर बना लेंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। तो बेटा सॉल्यूशन के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वो कहते हैं कि वो जल्दी से टूट के वेपर बना लेंगे। तो इसका मतलब है कि उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज वेपर प्रेशर। और पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? एग्जाम्पल दिखाया है, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। देखो कैसे वो बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। देखो वो कह रहे हैं इन प्योर एथेनॉल, अगर आपके पास प्योर एथेनॉल है, प्योर क्या है, एथेनॉल, ठीक है। प्योर एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH के मॉलिक्यूल हैं, बोलो हाँ ना। C2 ऐसे तुम ऐसे ही जान लो, रुक जाओ, तुम ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाओगे तो हम डायरेक्ट ऐसे बता दे रहे हैं।
कि एथेनॉल के अंदर सिर्फ किसके मॉलिक्यूल होंगे, एथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे, बोलो हाँ है ना। एथेनॉल के अंदर किसके मॉलिक्यूल होंगे, एथेनॉल के। तो इन प्योर एथेनॉल का मतलब सिर्फ एथेनॉल के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। एथेनॉल के अंदर जितने भी एथेनॉल के मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ऑन एडिंग एसीटोन, अगर हम इसमें एसीटोन मिला दें, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये होता है। तो इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल। तो ये जो एस्टोन के मॉलिक्यूल हैं वो एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे। तो क्या होगा, ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। तो एसीटोन क्या करेगा, एथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। कुछ का मतलब है जैसे ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे एथेनॉल जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, बोलो हाँ है ना। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन, फिर क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एथेनॉल के साथ फिर कौन जुड़ जाएगा बताओ, एथेनॉल जुड़ जाएगा किसके साथ, एसीटोन के साथ जुड़ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो एथेनॉल का जब फोर्स टूट जाएगा तो एथेनॉल किसके साथ जुड़ जाएगा, एसीटोन के साथ, बोलो हाँ है ना। तो अब क्या है, कह रहे हैं कि जब ये अकेले एथेनॉल अकेला था तब हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड था, क्या था, स्ट्रॉन्ग था, बोलो हाँ है ना। तो अब एथेनॉल और एस्टोन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये वीक है, क्या है बेटा, वीक है। तो बताओ बेटा क्या होगा, पहले स्ट्रॉन्ग था, जब एस्टोन इसकी ज़िंदगी में आया, अब एस्टोन के साथ ये जो बॉन्ड बना रहा है वो वीक बना रहा है, वीक बना रहा है तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, इसका मतलब क्या है, वेपर ज़्यादा बना लेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बेटा, कितने लोगों को आ गया बताओ, अरे आ गया। बेहतरीन, चलिए बेहतरीन। चलो अब क्या है, इन आ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन। तो अगर मान लो आपने एक एसीटोन का सॉल्यूशन है, एसीटोन का है, प्योर एसीटोन भर रहा है बेटा, प्योर एसीटोन है, प्योर एसीटोन, ध्यान से सुनना। प्योर एसीटोन का मतलब है उसके अंदर सिर्फ एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं, किसके मॉलिक्यूल हैं, एसीटोन। सो एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है बेटा, इसको देख लो, इससे आ जाएगा, वो वाला भी आ जाएगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल। अब कह रहे हैं इसमें कार्बन डाई सल्फाइड मिला दे रहे हैं, इसमें क्या मिला दे रहे हैं, कार्बन डाई सल्फाइड। तो कार्बन डाई सल्फाइड से क्या रहे हैं, जो डाईपोलर अट्रैक्शन है बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर। अब सुना, एसीटोन एसीटोन के बीच में पहले क्या था, डाइपोल डाइपोल, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स था, स्ट्रॉन्गर। जैसे ही आपने कार्बन डाई सल्फाइड को मिलाया ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और एसीटोन का बॉन्ड टूट के अब बॉन्ड बन जाएगा किसके साथ, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ, और ये बॉन्ड वीक होगा। पहले बताओ बॉन्ड कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, पर जैसे ही आपने कार्बन डाई सल्फाइड मिलाया तो अब ये बॉन्ड टूट के एसीटोन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड क्या है, वीक है, बोलो हाँ है ना। तो कहने का मतलब है जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ के एक वीक बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, वीक बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आई, पहले ये बताओ। तो वो यही कह रहे हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बनता है वो वीकर होता है। मतलब जब एस्टोन अपनी ज़िंदगी में अकेला था तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, हम कह रहे कार्बन डाइसल्फाइड भी जब अपनी ज़िंदगी में अकेला था तो इनके बीच में भी क्या था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। पर अब हमने जब इसको इसमें मिला दिया तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट गए और इन दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के टूटने से एक वीक बॉन्ड बना। तो सॉल्यूशन जो बनता है वो वीक बॉन्ड से बनता है, तो वीक बॉन्ड बना तो इसका मतलब है ये जल्दी वेपर बना लेगा, वेपर जल्दी बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो कहने का मतलब हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक पढ़ा एथेनॉल प्लस एसीटोन, ये भी क्या, इन दोनों को मिलाने पर एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें वीक फोर्स बनता है एथेनॉल एसीटोन के बीच में। और एक पढ़ा हमने कौन सा, एसीटोन और कार्बन डाई सल्फाइड, इन दोनों को मिलाने पर भी एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जिसके अंदर वीक फोर्स होता है, बोलो हाँ है ना। तो ये दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताओ, रुद्राक्ष आ गई कि नहीं आ गई बेटा, बताओ।
अरे बोला तो करो, अगर आ गई तो हाँ, ना आ गई तो ना। आ गई बेटा, बताओ। अरे जो तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल का। बेटा अगर आ जाया करे तो हाँ बोल दिया करो, ना आ जाया करो तो ना बोल दिया करो। बोलना ही नहीं होता है, बेहतरीन। चलो, नहीं बोलना तो क्या ही कर सकते हैं। अभय को आ गया पढ़ना, प्रियांशु, पूर्वी। जिसको नहीं आया, कहाँ बोल रहे बेटा तुम, कहाँ बोल रहे? पहले ही बोले थे तुम, एक बार फिर बता दीजिए, हमने दोबारा बता दिया। अब तो आ गया, अब कहाँ बोला तुम? अब तुम जे बोल रहे बोल तो रहे सर। चलो, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, बेटा बहुत आसान है। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, अगर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, उसमें क्या होता है कि जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसके बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये कमज़ोर होता है, दोज बिटवीन ए बी। मतलब इसमें उल्टा हो जाता है, मतलब जब आप सॉल्यूट सॉल्यूट को, सॉल्वेंट सॉल्वेंट को मिला रहे हो, किस में मिला के सॉल्यूशन बना रहे हो, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है वो स्ट्रांग हो रहा है। आ गया कि नहीं आ गया? अगर सॉल्यूशन के अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, तो जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं तो जल्दी वेपर बनाएगा नहीं। बोलो हाँ या ना? तो लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है और सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन को दिखाता है। इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने समझाया है कि फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन कैसे इन्होंने बोला है कि द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन। बेटा ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि फिनॉल, ऐसे बताते रहे, ऐसे कुछ नहीं बोला बेटा, फालतू की बकवास कर रहे, कह रहे बोला था फिनॉल। कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, कह रहे द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फिनोलिक प्रोटॉन, फिनॉल के बीच में बेटा, हाँ फिनॉल फिनॉल के बीच में क्या होता है, कह रहे हैं इनके बीच में एक बॉन्ड है, क्या है, एक बॉन्ड है, ठीक है, कह रहे हैं, और एक एनिलीन है, एनिलीन, एनिलीन के बीच में भी क्या है, एक बॉन्ड है, ठीक है। पर कह रहे हैं जब हम इन दोनों को मिला दे रहे हैं तो फिनॉल और एनिलीन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है। अब ये कह रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहे हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन पे क्या लगा होता है, OH। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन पे क्या लगा होता है, NH2। बोलो हाँ है ना? तो कह रहे हैं फिनॉल के प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन और एनिलीन के नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आ गया कि नहीं? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि ये आसानी से टूटता नहीं है, और आसानी से टूटेगा नहीं तो आसानी से वेपर बनाएगा भी नहीं, आसानी से वेपर बनाएगा नहीं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये इस लाइन का मतलब ये है कि जब फिनॉल फिनॉल अकेले थे, एनिलीन एनिलीन अकेले थे, तब उनके बीच में जो फोर्स था वो क्या था, कम था। पर जब इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ऐसे ही कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो बेटा क्लोरोफॉर्म जब डब्बे में अकेला होता है तो क्लोरोफॉर्म के बीच में जो फोर्स लगता है वो वीक होता है, क्या होता है, वीक। और एसीटोन, बहुत ध्यान से सुनना, एसीटोन एसीटोन, अब इन दोनों को मिला दिया तो ये बेटा हमारा एसीटोन है और ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा सर, क्लोरोफॉर्म के बीच में कौन कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल। और एसीटोन एस्टोन के बीच में डाइपोल डाइपोल। हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है डाइपोल डाइपोल से। तो कहने का मतलब है जब क्लोरोफॉर्म अपनी ज़िंदगी में था, अपनी ज़िंदगी में अकेला था, और एसीटोन अपनी ज़िंदगी में अकेला था, तो उनके बीच में एक वीक फोर्स था, डाइपोल डाइपोल। जब उन दोनों को मिला दिया तो
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा नहीं तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर बनेगी नहीं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल हैं, एक तो ये एग्जाम्पल है इसका मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, और दूसरा है बेटा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफिनॉल एंड एनिलीन। दो एग्जाम्पल हैं। आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोगों को आ गया बेटा बताओ? ये और देख लो जल्दी जल्दी से, एजोट्रोप्स और आ गया। अब वो कह रहे हैं कुछ लिक्विड को मिक्स करने पर एजोट्रोप्स ही बनता है। एजोट्रोप्स क्या होते हैं? बस ये लास्ट सुन लो, लास्ट। एजोट्रोप्स क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर होते हैं, बाइनरी मिक्सचर। देखो हम बता दे रहे हैं एजोट्रोप्स क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो हम बता रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ये कहना चाह रहे हैं कि एजोट्रोप्स जो है, एजोट्रोप्स देखो ये है, देखो ये कौन सा फेस है? लिक्विड फेस है, बोलो हाँ है ना। और इसने कुछ वेपर भी बनाई है, कुछ बनाई है वेपर, तो वेपर में भी पार्टिकल है, बोलो हाँ है ना, वेपर में पार्टिकल है। तो ये कौन सा फेस है? वेपर फेस, बोलो हाँ है ना। बेहतरीन। तो वो ये कह रहे हैं इस लिक्विड फेस में किसके पार्टिकल हैं? मान लो ए और बी दो कंपोनेंट हैं, वेपर में भी ए और बी दो कंपोनेंट हैं। तो कहने का मतलब बेटा ये कह रहे हैं कि एजोट्रिप बाइनरी मिक्सचर होते हैं। बाइनरी मिक्सचर का मतलब ऐसे मिक्सचर जो दो चीज़ों से मिलकर बने हो, बिल्कुल ए और बी से मिलकर बने हैं। और एजोट्रोपिक मिक्सचर के लिए कह रहे हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है, वो लिक्विड फेज में वेपर फेज में सेम रहती है। मान लो लिक्विड फेज में ए की परसेंटेज 70% है और बी की 10%, इतनी ही परसेंटेज वेपर में होनी चाहिए, 70% और 30%, 70 और 30%, बोलो हाँ ना। तो जितनी कंपोजिशन मतलब परसेंटेज ऑफ ए एंड बी अमाउंट, तो जितना अमाउंट ए और बी का वेपर में है उतना ही अमाउंट ए और बी का किस में है? लिक्विड में है, बोलो हाँ है ना। तो अगर ऐसे मिक्सचर जो बाइनरी हो, क्या हो? बाइनरी हो, जिसका अमाउंट मतलब कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेस में क्या हो? सेम। और बेटा आप इनको अगर बॉयल करोगे, इनको हीट करोगे, तो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लो भले 100 डिग्री सेल्सियस रहे, बी का मान लो 150 रहे, पर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और दोनों ए और बी एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे। ऐसा नहीं है कि ए 100 पे बॉयल होगा, बी 150 पे, दोनों के दोनों एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो यही बोल रहे हैं कि ऐसे लिक्विड जिनको मिक्स करने पर, बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे लिक्विड जिनको मिक्स करने पर एजोट्रोप बनते हैं। एजोट्रोप्स क्या होते हैं? ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में वेपर फेज में सेम रहती है और एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। अच्छा बेटा, एजोट्रोप्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुना है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो लिक्विड को आप सेपरेट कर सकते हो अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करते हैं पानी और एल्कोहल का मिक्सचर ले लो, हम मिला दें। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल का होता है 70। तो हम हीट करेंगे तो पहले वेपर कौन बना लेगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल को अलग कर लेंगे, पानी को अलग। पर अगर एजोट्रोपिक मिक्सचर है कोई, तो एजोट्रोपिक को आप अलग ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं वो भले ही उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, पर वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों बॉयल हो जाएंगे, तो अलग ही नहीं कर पाओगे कभी। बोलो हाँ है ना। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो आप अलग नहीं कर सकते हो। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। अरे आ गया बेटा, जल्दी से बताओ। अरे भैया आ गया तो हाँ, नहीं आ गया तो ना। बेहतरीन। चलिए, यस भैया को आ गया। और कोई है? रुद्राक्ष भैया को भी आ गया। प्राची, पूर्वी, आज तो गुर्दे छिल गए आधे को कह दो। लो बस थोड़ा बचा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजोट्रोप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप के एजोट्रोप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। अच्छा एक बात और बताते हैं, एजोट्रोप बनाता कौन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजोट्रोप बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोप नहीं बनाते हैं, ठीक है? ऐसे हाँ ठीक है। तो द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, मतलब अब सुनना, एजोट्रोप 2 टाइप के होते हैं मिनिमम। तो ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाते हैं।
बोलो हाँ या ना, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्स लॉ से, वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स बनाते हैं। आ गया कि नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एथेनॉल वाटर का मिक्सचर ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेट, बेटा एक बात सुनना जरा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, मतलब एक बात सुनना, अगर पॉजिटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाएगा, और अगर वो नेगेटिव डेविएशन का है तो देखो लिखा है द सॉल्यूशन सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाता है। अच्छा पहले हम बता दें आपको कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स क्या होते हैं। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स बहुत आसान से बेटा, अगर मान लो ए और बी है, दो हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस का 70 है, बोलो इन दोनों को मिला दिए एक सॉल्यूशन बना, मान लो एजियोट्रोप्स बना, क्या बना, एजियोट्रोप्स। इन दोनों को मिलाने पर अगर एजियोट्रोप्स बन रहा है और एजियोट्रोप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से कम है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप्स इज लेस देन देयर कंपोनेंट, जिनसे मिलकर बना है, अगर उन दोनों से कम है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होता है। बोलो हाँ है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होगा, जैसे ए और बी का मान लो कितना है, इसका 100 है, मान लो इसका 150 है, तो अब हमने इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया, क्या बना दिया, एजियोट्रोप्स बनाया। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 170 है, तो इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है, तो बेटा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होगा। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया, बिल्कुल आ गया। हाँ तो बेटा आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, 95% वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, मतलब 95% अगर एथेनॉल और 5% पानी मिलाओगे तो एक मिक्सचर बनेगा एजियोट्रोप्स, और मिक्सचर हाँ वो कौन सा एजियोट्रोप्स होगा, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। बोलो हाँ या ना। और एक बात याद रखना, एजियोट्रोप्स एक फिक्स कंपोजिशन पे ही बनते हैं, फिक्स कंपोजिशन पे, बीच में नहीं आता बेटा, रुद्राक्ष बीच में नहीं आता, अगर बीच में आएगा तो वो एजियोट्रोप नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि आपने पानी को मिला दिया और वो दारू को मिला दिया, मतलब दारू अल्कोहल को मिला दिया और क्या, तो एजियोट्रोप बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। एजियोट्रोप एक फिक्स कंपोजिशन पे ही बनता है। जैसे अगर हम कह दें कि जो सब्जी है एक फिक्स रेशियो में मिलाओ तभी अच्छी सब्जी बनती है, कि इसका इतना परसेंटेज मिलाओ, इसका इतना परसेंटेज, जैसे चाय है, कह दो कि जिसमें दूध का इतना परसेंटेज और चाय की पत्ती का इतना परसेंट, शक्कर का इतना परसेंट मिलाओ तो बेस्ट चाय बनेगी। ऐसे ही एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है, ऐसे ही एजियोट्रोप एक फिक्स परसेंटेज पे ही बनता है। अगर कहा गया है कि एथेनॉल 95% मिलाओ, पानी 5%, तभी इसका एजियोट्रोप बनेगा, इसके अलावा आप कोई भी परसेंटेज मिला दो एजियोट्रोप बनेगा नहीं। बोलो हाँ है ना। मतलब हर दो लिक्विड की एक फिक्स कंपोजिशन पे आके एक एजियोट्रोप बनता है। ऐसी बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का एग्जाम्पल है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाई मास। आ गया कि नहीं आ गया। हाँ इतने परसेंट नाइट्रिक एसिड इतने परसेंट वाटर मिलाओगे तभी इन दोनों का एजियोट्रोप बनेगा। अगर आपने 60% नाइट्रिक एसिड और 40% वाटर मिला दिया तो एजियोट्रोप तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आ गया कि नहीं आ गया। चलो बेटा इसी के साथ ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ। नेक्स्ट कल होगी। और कुछ बचा था आज, और कुछ करना था क्या। और तो हो गया ना, कुछ बचा तो है नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, इस टाइम पे ही रखेंगे बेटा। थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ा स्ट्रगल करो लाइफ में। बिना स्ट्रगल के क्या ही होगा ज़िंदगी में, हैं। स्ट्रगल तो लाइफ में करना ही पड़ेगा ना बेटा, बिना स्ट्रगल के कुछ मिलेगा क्या। इतने ही टाइम पे वो तो हम भी, हमारे पास भी तो उतना ही टाइम होता ना बेटा।
हम भी कोशिश करते कि तुम लोग का बेस्ट से बेस्ट हो सके। पता है, जितना स्ट्रगल करोगे ना लाइफ में उतने ज़्यादा निखरोगे, उतने ज़्यादा निखरोगे। ज़्यादा स्ट्रगल ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। तुम लोगों ने तितली वाली कहानी सुनी है? सुनी है कि नहीं सुनी? एक सुनिए कहानी की नहीं सुनी तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। एक तितली की कहानी थी। हाँ, एक कहानी थी बेटा कि एक बायोलॉजी के टीचर थे। हाँ, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। हाँ, सुना रहे, रोना बेटा, आ जाओ आ जाओ। एक बायोलॉजी के टीचर थे। कौन, किसके टीचर थे? बायोलॉजी के। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कि जो सूढ़ी, जानते हो सूढ़ी, जिसको इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं। हाँ, वो कैटरपिलर किस में बदलती है? बताओ बेटा, कैटरपिलर किस में बदलती है? एक मिनट जस्ट अ मिनट, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर दें।